गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आमिना फ्रॉड क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 6.4, क्वेश्चन नंबर 3 तक लास्ट वीडियो में हो चुका था। आइए आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफल अगर आपस में बराबर हों तो सिद्ध करना है कि वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है यदि दो त्रिभुज, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं। इस तरह से दो त्रिभुज बना लेते हैं। अच्छा, दोनों को हमें सर्वांग सम दिखाना है। दो त्रिभुज है, ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज क्या दिया है, समरूप है, और दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो इनके संगत कोण यानी ए और पी के बराबर होगा। कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण जो सी है वो कोण आर के बराबर होगा। ओके, क्यों? ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया है क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ओके, एवं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये भी आपको क्या है, दिया है। ओके गाइस, चलिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर है, ये आपको सिद्ध करना है। ओके, चलिए अब आते हैं, हम लोग लेते हैं उपपत्ति प्रूफ करते हैं। चलिए क्या दिया है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आपको प्रूफ करना है। दोनों त्रिभुज समरूप दिया है। चलिए तो चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, ये कैसे है, ये दिया है, इसलिए क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर सी ए अपॉन पी आर। ओके, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, है ना। समरूप त्रिभुज की, यहाँ लिख देते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, अगर आप नहीं भी लिखते हो तो ये ऊपर आप दिखाए हो, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन यहाँ लिख देते हैं तो और क्लियर हो जाता है। ओके, अब आप ध्यान से देखिए। अब अगर यहाँ पर हम लोग और क्या कर सकते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर
इज इक्वल क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। प्रमेय 6.6 ये कहता है। ओके, चलिए, तो ए बी अपॉन पी क्यू पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा, यस। चलिए, चूँकि अब ये दोनों क्या हैं, बराबर दिया है, ये दोनों क्या हैं, यहाँ से बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, एक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू पूरे का वर्ग। यहाँ के दिखाओगे, चूँकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, ये दिया है, इसलिए कट गया, 1 आ गया। अब आइए, इधर का अगर हम लोग इसको वर्ग कर दें तो वर्ग से वर्ग क्या हो गया, कैंसिल हो गया। या अगर इसको वर्ग नहीं करते हो तो इधर इसका क्या हो जाएगा, इधर वर्ग इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो एक का वर्गमूल क्या होगा, एक ही होगा। या दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये वर्ग से वर्ग कैंसिल, 1 बराबर ए बी अपॉन पी क्यू, अर्थात ये हो गया ए बी इज इक्वल पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग लेते हैं, हमें प्रूफ करना है क्या, ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखो यहाँ से दो तरीका है, एक तो ए बी बराबर पी क्यू आ गया, जो अनुपात दिया है ए बी अपॉन पी क्यू, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गया। इसी तरह अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मैंने सिर्फ पहली भुजा ली है ए बी, इधर पी क्यू, अगर बी सी आप ले लो बी सी अपॉन क्यू आर, इसी तरह हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, फिर ये कटेगा 1 आएगा। इस तरह से बी सी और क्यू आर भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, और इसी तरह सी ए अपॉन जो पी आर है वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ये सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। देखो, आपको पहले मैंने भी बताया है कि ये जो एस 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 होता है, अगर ये समरूप की अगर बात करोगे तो इस एस एस का मतलब होता है कि संगत भुजाओं, इस त्रिभुज की संगत भुजाएं और इस त्रिभुज की दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस तरह से ये साइड है ना। लेकिन अगर सर्वांग समता में इसी एस एस की बात करोगे तो सभी भुजाएं डायरेक्टली संगत भुजाएं डायरेक्टली एक दूसरे के बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर होगा पी क्यू, बी सी बराबर होगा क्यू आर, और सी ए बराबर होगा पी ए। तो सर्वांग समता में इस एस एस का मतलब होता है कि संगत भुजाएं डायरेक्टली बराबर होती हैं, और अगर समरूपता की कसौटी में इसी एस एस को देखोगे तो इस एस एस का मतलब होता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, लाइक दिस, जैसे ये आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से ये हो जाता है। ओके, बाकी को लिख देंगे क्या, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्यू आर और सी ए बराबर पी आर, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो समीकरण 1, 2 एवं 3 से समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि डायरेक्टली भुजाएं बराबर हो गई,
ये कैसे है भैया, एस 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 कसौटी से, ठीक है, एस एस कसौटी से। इस तरह से ये आपका हो जाता है क्या, प्रूव्ड। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों त्रिभुजों का अनुपात बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के, या संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ओके, इसी तरह तीनों भुजाएं बराबर कर सकते हैं आप। प्रमेय 6.6 अगर आप देखोगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा। ओके, और यहाँ से ये सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखा जाए तो इसका यूज़ आपको कहीं पे हुआ नहीं, तो आप चाहो तो इसको क्या करो, हटा सकते हो। ओके, डायरेक्टली इसी तरह सबका आ जाता है, यानी एक का लिया ये क्योंकि ये बराबर था एक, इसी प्रकार बी सी क्यू आर भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस भुजा का यूज़ नहीं हुआ, चाहो तो यानी इस लाइन का यूज़ नहीं हुआ, चाहो तो आप इसको हटा सकते हो। ओके, बात समझ में आ रहा है। ये क्या है, दिया है, इसलिए जब ये समरूप दिया है इसलिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं, है ना। अब ये दोनों बराबर है इसलिए कट के एक आ गया, बाकी को ऐसे लिख देते हैं। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। और आइए इसी को हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं, उसको भी देखते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण पी, है ना, और कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, ये लिख सकते हैं, बोलो भाई, लिख सकते हैं। और उसके बाद ये भी लिख देंगे। ठीक है, वो अलग तरीका है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर दोबारा फिर से ये पूरा नया तरीका है, ठीक है ना, ये सेकंड मेथड है। यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहीं से बदल जा रहा है। अब देखो ये बराबर आ गया, है ना। अब इसकी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ए बी और पी क्यू, ये ए बी और पी क्यू है ना, और ये कोण और ये कोण, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, है ना। चाहो तो ये थर्ड भी ले सकते हो, हालांकि इसका यूज़ नहीं करेंगे, है ना। ये हो जाएगा 4। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, तो लिखेंगे क्या, ए बी बराबर पी क्यू, कैसे, समीकरण 4 से। और फिर ए बी, देखो ए बी ये है और पी क्यू ये है, और इस ए बी से कौन दो कोण बन रहा है, कोण ए और कोण बी, तो कोण ए पी के बराबर और कोण बी क्यू के बराबर, तो कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, कैसे, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ओके गाइस, देखिए अब आपको ये कसौटी एंगल साइड एंगल, अब इस समरूपता में अगर देखोगे तो एंगल एंगल आ गया तो इस साइड की ज़रूरत ही नहीं है, है ना। अगर एंगल एंगल आ गया तो एंगल एंगल से ही दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, लेकिन एंगल साइड एंगल ये सर्वांग समता की कसौटी होती है, ये समरूपता की कसौटी में नहीं है। इसका मतलब होता है कि यदि दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज की कोई एक भुजा और इसकी संगत भुजा ये आपस में बराबर हो डायरेक्टली, तो देखिए बराबर है, और इस भुजा के अंतर्गत जो कोण बनेगा, तो इस भुजा के अंतर्गत दो कोण, एक कोण ये एक कोण ये, और इसी तरह संगत भुजा इस कोण, इस ये कोण ये कोण, यानी ये कोण इसके बराबर ये कोण इसके बराबर,
और इन्हीं कोण से अंतरित जो ये भुजा है ये और ये आपस में बराबर हों तो हम कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम हैं। ओके, तो ये भी एक कसौटी है सर्वांग समता के लिए। तो इस तरह से भी आ जाता है। यहाँ पे दो त्रिभुज समरूप है तो हम कह देंगे इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, लिख दिया। और एरिया दिया है, इनके एरिया बराबर होंगे तो एरिया का फार्मूला लगा दिया। भाई दो त्रिभुज, अगर यहाँ पे आगे लिख देते हैं, यहाँ पे इसके आगे लिखते हैं प्रमेय 6.6 से। ओके, प्रमेय 6.6 से। ओके, दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ओके, तो इस तरह से ये दोनों क्षेत्रफल बराबर दिया है, एक हो गया, कट गया ये और ये, इस तरह से ये आ गया सवाल। ओके गाइस, तो इसका हम लोगों ने पहला मेथड देखा, अब ये दूसरा मेथड है। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए और फिर उसके आगे हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC, CA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हैं। त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दिया है ABC, है ना, एक त्रिभुज दिया है ABC और इनकी भुजाएं AB, BC, CA के मध्य बिंदु दिया है। ABC है ना, और इन सभी के मध्य बिंदु दिया है ना, इन सभी के मध्य बिंदु दिया है। इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु और इसका भी मध्य बिंदु, है ना, इस तरह से दिया है। तो इन मध्य बिंदुओं का नाम भी दिया है DEF। ऐसे नहीं किसी भी तरह नाम दे, नहीं, यहाँ पे दिया है AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। अब क्या करिए, इसको मिला दीजिए क्योंकि त्रिभुज हमें अनुपात पूछ रहा है हमसे, है ना, तो इसको मिला देते हैं और इधर इसको मिला देते हैं। ओके, चलिए दिया है, क्या दिया है भैया, त्रिभुज ABC में भुजाएं AB, BC व CA पर क्रमशः मध्य बिंदु D, E एवं F इस प्रकार हैं। अच्छा चलो, मध्य बिंदु दे लिया ना तो अब नहीं लिखने की जरूरत है, मध्य एवं F है ना। चलो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया, आ जाओ। कह रहा है
कि त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF अनुपात पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, एरिया का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, यस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF होल अपान, यह अनुपात पूछ रहा है, तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये पूछ रहा है ना। चलिए अब आइए हम लोग लिखते हैं उपपत्ति। क्या लिखते हैं? उपपत्ति। चलिए उपपत्ति करते समय दो बातों का ध्यान दिया। क्या दिया है यहाँ पर? एक त्रिभुज ABC दिया है और मध्य बिंदु AB पर मध्य बिंदु D और BE पर मध्य बिंदु, BC पर मध्य बिंदु E और AC पर मध्य बिंदु F दिया है। ओके गाइस, चलिए हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं यदि त्रिभुज DEF जो हो वो समरूप हो जाए त्रिभुज ABC के, है ना। ओके, दोनों त्रिभुज क्या हो जाए? समरूप हो जाए। अच्छा, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये नाम जो दिया है ये संगत नहीं दिया है ना, संगत नहीं है। संगत कैसे होगा? ए पहले इधर लिया तो इधर ई हो जाएगा, है ना। त्रिभुज DEF तो समरूप त्रिभुज ABC, हालांकि बुक में तो ABC ही दिया है, लेकिन इसको आइए हम लोग क्रम से कर लेते हैं। इधर ए तो इसका संगत ये ई होगा, है ना, तो इसका लेते हैं ई, इसको बना लीजिएगा बुक में ई। और इधर फिर B है तो इधर F होगा, है ना, EFD, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD, रेशियो दिखाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये जो D बिंदु है AB का मध्य बिंदु है ना, और इधर AC का मध्य बिंदु F है ना। जब इसका ये मध्य बिंदु है और इसका ये मध्य बिंदु है तो बताओ ये और ये DF और BC एक दूसरे के समांतर होंगे कि नहीं? बोली भाई, समांतर हो जाएंगे। यस, यानी एक प्रमेय है कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा यानी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। फिर से देखिए, ये इस तरह से का कोई त्रिभुज है ABCD और ये E हो गया और ये F हो गया। ओके, तो एक प्रमेय है, इसको नोट कर लीजिए। क्या कि किसी त्रिभुज में किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर ये AB का मध्य बिंदु E हो और AC का मध्य बिंदु F हो तो यानी इसका मध्य बिंदु E और इसका मध्य बिंदु ये E, तो जो EF हम मिलाएंगे तो ये EF जो है तीसरी भुजा कौन हुआ? ये भाई, दो भुजा ये बात हो गई पहले, तीसरी भुजा बची ये, तो ये जो EF होगा इस तीसरी भुजा के समांतर होगा और इसकी आधा होगा ये, या बोलो कि ये जो है या BC जो है इसका दूना होगा और EF क्या होगा? इसका आधा होगा। फिर से सुनिए, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यानी EF रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। ठीक है, इसी प्रमेय का हम लोग इस सवाल में क्या कर रहे हैं? यूज़ करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए,
ए बी का मध्य बिंदु डी दिया है और ए सी का मध्य बिंदु एफ दिया है, तो ये डी एफ इस बी सी के समांतर और इसकी आधी हो जाएगी। यस, तो लिखेंगे हम लोग चूँकि किसी, पहले ही प्रमेय को लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, पहले ही लिख देता हूँ और फिर बाकी को लिख देंगे, यानी बार बार इसको नहीं लिखेंगे, है ना। चूँकि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। ठीक है, आधी होती है, ये बात हमने लिख दिया। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे लिख दिया आता है, इसलिए, है ना, या और इधर लिखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, डी एफ समांतर बी सी तथा 2DF बराबर हो जाएगा BC, है ना, क्योंकि ये इसकी आधी होती है, अर्थात इसका 2 गुना कर दो तो इसके बराबर हो जाएगा, है ना। ये बात समझ में आ रहा है ना। ये ऐसे लिखो DF बराबर हाफ, ये 2 इधर चला जाएगा तो हाफ BC, एक ही बात है ना। चलिए, और इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, है ना, यानी AC व AB व AC पर मध्य बिंदु, क्रमशः मध्य बिंदु D व F हैं, ठीक है, उस बेस पे ये ले लिया। अच्छा, अब इसी तरह हम लोग ले लेते हैं, देखो, अब इसी तरह ये AF और BC का मध्य बिंदु ये है ना, E और F भी मध्य बिंदु है ना, तो ये इसके समांतर हो जाएगा। बाकी की लिख देंगे इसी प्रकार, या एक और को दिखा देते हैं, तथा EF समांतर AB तथा हो जाएगा EF, है ना, 2EF किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा AC व BC पर मध्य बिंदु क्रमशः F व E हैं, है ना, E हैं। यहाँ पर AC पर D और F था, यहाँ पर इस पर F और E है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप, इधर DF जो है वो समांतर हो गया BC के, है ना, DF समांतर हो गया BC के, तो DF समांतर BE नहीं होगा भाई, ये इस पूरे के समांतर है, तो DF समांतर BE भी तो होगा, क्योंकि
ये ई जो बिंदु है वो BC पर ही स्थित है, तो इसी को हम लोग या करके लिख देते हैं यहाँ पर, या DF समांतर BE, ठीक है, BE। ये हम लोग लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इतनी बात समझ में आ रहा है। इसी तरह EF समांतर EF, देखो बीच, इन दोनों के बीच में ये भी दिखा देते हैं, ठीक है, नहीं तो आगे और फिर ज़्यादा लाइन लग जाएगा। चलो EF समांतर AB कहाँ है भैया, EF समांतर AB, तो चूंकि D बिंदु इसी AB पर स्थित है तो EF समांतर BD भी हो जाएगा, या EF समांतर BD। ओके, हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब फिर लिख देंगे इसी प्रकार, या पहले इसको दिखा देते हैं। इसलिए चतुर्भुज BEFD एक समांतर चतुर्भुज हो गया। बोलो भाई, चतुर्भुज BECD एक समांतर चतुर्भुज है ना भाई। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर हो गया, तो BEFD ये कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज। इसलिए कोण B बराबर हो जाएगा कोण F के। बोलो होगा कि नहीं होगा, कोण B यानी ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए। अच्छा, F में तो 3 कोण आ जाए, ये तो कौन सा, क्लियर कर दीजिए यहाँ पर। तो कोण B जो होगा वो कोण DFE के बराबर होगा। ओके, बात समझ में आया ना। और ये पूरा इसके बराबर होगा, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसको दिखाते भी नहीं हैं। ओके, और फिर लिखेंगे इसी प्रकार चतुर्भुज ADEF भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। इसी प्रकार चतुर्भुज ADEF भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। कैसे, देखो ये आप AB के समांतर दिखा चुके हैं, तो जब ये AB के समांतर, तो ये EF AD के भी समांतर हो जाएगा, है ना। और ये आप इसके समांतर दिखा चुके हो AC के, तो ये इसके भी समांतर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तब ये कोण है ना, इस कोण के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कोण A जो होगा वो कोण बराबर होगा DEF के। ओके बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज A, अच्छा पहले त्रिभुज D, ये कह रहा है ना EFD में, त्रिभुज EFD एवं त्रिभुज ABC में, है ना। चलिए यहाँ देखो B, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कोण ये, और छोटे वाले का ये F, है ना। तो कोण EFD देखो EFD बोलो या DFE होना चाहिए यहाँ पर, तो DFE है ना, DFE बराबर है कोण ABC, कैसे,
समीकरण 1 से ऊपर सिद्ध किए हैं हम लोग, है ना। और कोण ए, और इधर DEF, कोण DEF बराबर कोण BAC, कैसे, समीकरण 2 से, है ना। अब ये दो त्रिभुज हैं, दोनों के दो कोण बराबर हो गए, इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज EFD समरूप त्रिभुज ABC, कैसे, एंगल से, है ना, एंगल से। अब जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, हमसे पूछ क्या रहा है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब भैया जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD होल अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना, इज इक्वल, चलिए क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ले लेते हैं हम लोग, संगत भुजा कौन कौन सा हो जाएगा, EFD, है ना, संगत भुजाएं 3 होंगी, तो कौन से ले लें, कोई भी ले लीजिए। चलिए हम लोग DF ले लेते हैं, DF, तो यहाँ पर BC, है ना, DF या FD और इधर BC, तो ये हो जाएगा DF बोलो या FD बोलो अपॉन BC पूरे का वर्ग। ठीक है बच्चा, देखो संगत 3 भुजाएं हैं, कोई भी 3 भुजा ले लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं, सबका आंसर एक आएगा। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD होल अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल, देखो DF 2DF बराबर BC, यानी BC के स्थान पर हम 2DF लिख सकते हैं। तो इस BC के स्थान पर DF है, DF रहने दो, BC का स्थान पर लिख देंगे 2DF और पूरे का वर्ग, DF से DF कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना, बराबर क्या आ जाएगा भैया, 1/4, ये वर्ग है ना, तो 1/4, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल 1:4, ये आपका आंसर आ जाता है। ओके गाइस, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस करते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। ओके, आप लोग मेहनत से पढ़िए, देखिए आप लोगों के लिए पूरी गर्मी में रहकर वीडियो बनाया जाता है, इस उम्मीद से कि आप लोग भी क्या करोगे, पढ़ाई करोगे अच्छे से। ओके, और आप लोग जब वीडियो देखते नहीं, उसको लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो मन उदास होता है, मन बहुत ही उदास होता है कि मैं जिनके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ वो बच्चे रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए, जहाँ ना समझ में आप बेहिचक बताइए। ओके, और वीडियो अगर पसंद आए, सवाल समझ में आ जाया करे तो पसंद ज़रूर कर दिए, लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ओके बच्चों, और इस तरह से ये सवाल अगर आपको ये दिक्कत समझ में आएगा इसमें तो बताइएगा, अगली वीडियो में इसको मैं फिर से आपको समझा दूँगा। ओके, हालांकि अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो पहले यही वीडियो आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता तो आप बेहिचक कहिएगा मुझसे, मैं आपको अगली वीडियो में फिर से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, नए सिरे से। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।